जो आपका 10th बोर्ड्स होता है, उसके बाद जो आपका लाइफ का सबसे बड़ा पड़ाव आता है ना, वो ये आता है क्लास 11th में। जो बच्चा अधिकतर गलती करता है, क्लास तो सुन लेता है, समझ लेता है, बट लिखता नहीं, नोट्स नहीं बनाता। अब मैडम नोट्स कैसे बनाए? टाइम मैनेजमेंट तुम्हें सीखनी होगी। हमने भी करी अपने टाइम में, तुम्हारे सीनियर्स ने भी करी है, और तुम्हें भी करना पड़ेगा। और किस तरीके से करो? हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूं तान्या मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, सो बच्चों देखो, अभी तक आप लोगों का जो 10th का रिजल्ट है वो आ चुका है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया स्कोर किया, और कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो थोड़े से मायूस है, जिनको लग रहा है कि मेरे उतने नहीं आए जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे। बट इट्स ओके, इट्स ओके। अगर 10th में अच्छा भी नहीं हुआ तो इट्स ओके, क्योंकि वो मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। जो 10th में गलतियां करी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने उसको भी लाइटली ले लिया, नहीं सीरियस हुए, या कुछ भी ले लो। अगर जो 10th में तुमने गलतियां करी है, बस उस गलतियों से तुमने सीखना है, और वो आगे नहीं करनी। ठीक है, गलतियों से बस सीखो और आगे बढ़ो। ठीक है, और मेरे लिए तो बस उतना मैटर करता है कि अगर तुमने सच में क्लास 10th में मेहनत करी है ना, बस मेरे लिए उतना बहुत है। तुम्हारी मेहनत जो है ना, वो मेरे लिए बहुत है। अब क्लास 11th आप लोगों की आ चुकी है, और एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए, है ना। और ये आपकी जिंदगी का ना सबसे बड़ा, कहते हैं ना, सबसे बड़ी सीढ़ी है, सबसे बड़ा पड़ाव है। एक पड़ाव वो होता है जो आपका 10th बोर्ड्स होता है, उसके बाद जो आपका लाइफ का सबसे बड़ा पड़ाव आता है ना, वो ये आता है क्लास 11th में, कि भाई कौन सा स्ट्रीम हम चूज करें। आपके पास 3 स्ट्रीम्स रहते हैं, एक साइंस, एक कॉमर्स और एक ह्यूमैनिटीज, है ना। सो कौन सा स्ट्रीम हम चूज करें, हर बच्चे के दिमाग में बस यही डाउट रहता है। देखो, अभी तक मैं एज्यूम कर रही हूं कि आप लोगों ने एटलीस्ट स्ट्रीम चूज कर लिया होगा, चाहे साइंस लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज हो, है ना। लेकिन बस इतना बोलूंगी लास्ट में यार, इतना जरूर बोलूंगी कि प्लीज वो स्ट्रीम चूज करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको खुशी मिले। पेरेंट्स का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, वो नहीं सोचना, क्योंकि लोगों को तो काम ही कहना है ना। लोग बोल रहे हैं साइंस ले, नहीं नहीं मेरी बेटी तो साइंस लेगी, या नहीं नहीं मेरा बेटा तो साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा, उनकी मत सुनना। तुम्हारा दिल क्या कहता है तुम वो चूज करना, और जो चीज आप तुम चूज कर रहे हो ना, जो स्ट्रीम तुम चूज करो, बस उसमें अपना बेस्ट देना, अपनी पूरी जान लगा देना। चाहे साइंस ले रहे हो, चाहे कॉमर्स ले रहे हो, चाहे ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, बस अपनी पूरी जान लगा देना, पूरी मेहनत करना यार। और जो सबसे बड़ी गलती करता है ना क्लास 11th में बच्चा, वो ये है कि तुम क्लास 11th को बहुत हल्के में ले जाते हो। तुम्हें लगता है यार 10th में मेहनत करनी होती है, यार 12th में मेहनत करनी होती है, वो है बोर्ड्स की क्लासेस, 11th में क्या मेहनत करनी होती है? बेटा यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा, क्योंकि 11th क्लास को सीरियसली लेता ही नहीं है, उसके बेसिक्स क्लियर होते ही नहीं है, और फिर यही आगे जाकर उसको 12th में जो है दिक्कत देता है। अब 12th क्लास में अपने बेसिक्स क्लियर करोगे या 12th पे फोकस करोगे? तो प्लीज क्लास 11th को सीरियसली ले लेना। अगर तुम सोच रहे हो कि क्लास 11th तो मजे मजे में निकाल देंगे, चिल मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, तो प्लीज 11th को हल्के में मत लेना, वरना 11th तुम्हारी बर्बाद है, और कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपकी 12th क्लास पर भी पड़ेगा। सो अपने बेसिक्स पे जरूर ध्यान देना 11th में। प्लीज 11th को लाइटली मत लेना, हल्के में मत लेना, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी गलती है जो मैं अधिकतर देखती हूँ बच्चा जो 11th क्लास में करता है। अब बात करते हैं मैडम प्रॉब्लम्स क्या आती है जब एक बच्चा 10th से 11th में आता है, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, उसको ये लगता है कि मैडम सिलेबस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है, 10th में इतना सिलेबस वास्ट नहीं था जितना कि 11th में आके हो जाता है। ठीक है, बहुत मोटी मोटी किताबें मिलेगी। अगर मैं अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करूं, 10th में आपके पास इतनी पतली सी किताब होगी इकोनॉमिक्स की, और 12th, अब 11th में आके और 12th की बात करूं, 11th 12th की, 2 मोटी मोटी किताबें सिर्फ इकोनॉमिक्स की, आपकी मोटी मोटी किताबें, मोटे मोटे ग्रंथ आपको मिलेंगे। तो सिलेबस ज्यादा लगता है, बिल्कुल लगता है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैम टफ लगता है थोड़ा, 10th के कंपेरेटिवली 11th में बच्चा ये सोचता है कि भाई मुश्किल है,
हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जरूर बढ़ता है, रियलिटी है, सच बता रही हूं, कोई झूठ नहीं बोलूंगी। 10th के कंपेरेटिवली 11th में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है बच्चों को, जो मैं देख रही हूं रिसेंटली, मैम डाउट्स बहुत आ रहे हैं। इट्स ओके, डाउट्स आना प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस रखो। तुम लोगों में पेशेंस की कमी है। स्टार्टिंग में कुछ चीजें समझने में टाइम लगता है, थोड़ा वक्त दो। नया स्ट्रीम है ना, नई नई चीजें तुम पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो टाइम दो, पेशेंस रखो। और तुम्हारी गलती पता है क्या होती है, तुम जो मैं आजकल उदय में या फिर मैं परिश्रम में भी बच्चों को जो पढ़ा रही हूं, उसमें सबसे बड़ी गलती बच्चा पता है क्या करता है, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ ना, उसका डाउट पता है कहां से आएगा, चैप्टर नंबर 4 से आएगा। और फिर उसको बोलती हूँ थोड़ा पेशेंस रख, जो चीजें जब टीचर करवा रहा है ना वो उस वक्त करो। जो टीचर सोच रहा है कि वो बात के लिए वो रीजन है बाद में क्यों करवा रहा है वो, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम आगे भागते हो। तुम्हें लगता है कि मैं आगे चला जाऊंगा तो मैं सब कुछ कर लूं एक दिन में। एक दिन में सब कुछ नहीं आता, धीरे 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 आता है। थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। तुम बहुत जल्दी करते हो और फिर कंफ्यूज हो जाते हो, तो थोड़ा पेशेंस रखो जिंदगी में, ठीक है। इट्स ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है और हर बच्चे के साथ आती है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, जब मैं 11th में आई थी मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई थी। 10th के बाद 11th मुश्किल लगी थी, समझ नहीं आया था एकदम से। इट्स ओके, लेकिन अगर हम तुम्हारे साथ है तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। हम तुम्हारे साथ है ना, तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। पूरी जान लगा देंगे तुम्हारे लिए, पूरे एफर्ट डाल देंगे तुम्हारे लिए। कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी है। अब आ जाओ मैम, क्या क्या स्ट्रैटेजी पूरे साल हमें फॉलो करनी है क्लास 11th, या अगर कोई बच्चा मुझे क्लास 12th का भी देख रहा है, दोनों के लिए बता रही हूं। सबसे पहली चीज, प्लीज अपने बेसिक्स पे फोकस करिए। प्लीज 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 ध्यान से समझना, अपने बेसिक्स पे जरूर फोकस करिए। क्लास 11th को हल्के में मत लीजिएगा। अपने बेसिक्स को शुरुआत से स्ट्रॉन्ग रखिए। अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए। अगर तुम्हारे अंदर वही है कि तुम रट्टा मारते हो, तो रट्टे आगे नहीं चलेंगे बेटा। तुम कितने पेजेस याद कर लोगे, कितना याद कर लोगे, कितना रट्टा मार लोगे, रट्टा कुछ नहीं आगे। कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि खुद से बना सकूं, खुद से आंसर राइट कर सकूं, ठीक है। तो अपने बेसिक्स पे ध्यान देना, जो टीचर तुम्हें पढ़ा रही है वो समझना, इंस्टेड रट्टा नहीं मारना, ठीक है। इसके अलावा साथ के साथ तुम लोग हैंड रिटन नोट्स भी बनाइए। यस, जो बच्चा अधिकतर गलती करता है, क्लास तो सुन लेता है, समझ लेता है, बट लिखता नहीं है, नोट्स नहीं बनाता। अब मैडम नोट्स कैसे बनाए, आप कैसे बना सकते हो। क्लास नोट्स हम लोग आपको देते हैं, आप वो लीजिए, आपके पास किताब भी है वो लीजिए, दोनों को मिला के बढ़िया से खुद के नोट्स बनाइए। और अगर मैं अपनी बात करूं ना, मेरे क्लास नोट्स से अगर तुम खाली नोट्स बना लो ना, बुक को भी छोड़ दो, अगर मेरे खाली क्लास नोट्स तुम लेके नोट्स बना लोगे ना, मैं आपको बोलती हूं इससे बाहर कुछ नहीं आता, बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। सो क्लास नोट्स हमारे यूज करिए और नोट्स बनाइए। और इस तरीके से नोट्स बनाना कि जैसे पेपर लिखते हो ना, प्रॉपर उसी तरीके से बनाना नोट्स भी। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि मैडम किस तरीके से नोट्स बनाए, तो आप लोग एक काम करिए, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे टॉपर्स की आंसर शीट होती है, वो देखो कि उस बच्चे ने किस तरीके से लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो किस तरीके से लिख रहा है, किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन कर रहा है, उस तरीके से ही अपने नोट्स बनाइए और उस तरीके से ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। तुम कितना मर्जी पढ़ लो, कितने मर्जी लेक्चर्स को सुन लो, जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा तुम्हारा। प्लीज मैं आपको बोल रही हूं, प्लीज लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर। अगर तुम सच में सोच रहे हो कि भाई बिना लिखे हो जाएगा, तो नहीं होगा। और यही गलती है, अगर तुम्हें क्लास में सब कुछ आता है, तुम्हें सब समझ आ जाता है, तुम्हें पेपर में लिखना ही नहीं आता है, मैम लिखे कैसे। और यही कारण है तुम्हारे नंबर कटते हैं, क्योंकि तुम्हें लिखना नहीं आता। और वो कैसे आएगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, रिटन प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, और बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए।
और किस तरीके से लिखना है वो तुम्हें बताया गया है। अगर दिक्कत आती है तो टॉपर्स की आंसर शीट देखो, किस तरीके से उसने प्रेजेंटेशन दी हुई है उस तरीके से लिखो, कैसे हेडिंग्स बनानी है, किस तरीके से पॉइंट्स में लिखना है, लिखो, प्रैक्टिस करो। और इसके साथ साथ रिवीजन मस्ट है। ये बच्चा जरूर बोलता है मुझे, मैडम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं सिलेबस में तो पीछे का भूलता जा रहा हूं या भूलती जा रही हूं। मैम मैं क्या करूं, मैम समझ सब कुछ आ रहा है, मैम आगे आगे चैप्टर्स होते जा रहे हैं लेकिन मैं पीछे का सब कुछ साफ साफ हो जाता है दिमाग से। अरे बिल्कुल होगा यार, अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे। तो साथ के साथ रिवाइज करो, जो पहले पढ़ा है उसको भी रिवाइज करो। ये नहीं कि आगे बढ़ते जाओ तो पीछे वाला साफ होता जाए तुम्हारा, नहीं, उसको रिवाइज करो। हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर को रिवाइज करो कि आज मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, आज मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, ताकि तुम भूलो मत। और जो तुम नोट्स बना रहे हो ना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिवीजन में। तो नोट्स जरूर बनाना ताकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन तुम्हें दिक्कत ना आए। तो ये जरूर बनाना नोट्स, ठीक है, और उसको रिवाइज भी जरूर 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 करना। और लास्ट में एक जरूर बोलूंगी, जितने भी आप लोगों को टेस्ट दिए जाते हैं या डीपीपीस दी जाती है उनको सॉल्व जरूर करो, ताकि तुम्हें खुद समझ आए कि मैं कहां कितना पानी में हूं, मुझे अभी कहां दिक्कत आ रही है, ताकि खुद को एनालाइज कर सको तुम लोग कि मुझे यहां दिक्कत आ रही है, इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, या इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, या इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है। तो खुद को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे ये पता है कि भाई मुझे इस चैप्टर में दिक्कत है, ताकि मैं उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करूं, दोबारा से देखूं, उस टॉपिक को दोबारा से देखूं, कहां गलतियां कर रहा हूं, किस तरीके की गलतियां करूं, दोबारा से देखूं, ताकि आगे दोबारा से वो गलती ना हो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज जरूर फॉलो करनी है। और इतना नहीं, और ये सारी चीजें कुछ पॉइंट्स है तुम्हारे लिए, जो बच्चा अधिकतर गलती करता है, अधिकतर ये चीजों को फॉलो नहीं करता है। सबसे पहली चीज, प्लीज कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर रहना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि आज क्लास ले लेते फिर 2 दिन बाद देखेंगे, प्लीज मत करना। डेली रेगुलर डिसिप्लिन के साथ पढ़ना जरूरी है तुम्हारे लिए। प्लीज डेली आना है, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि आज क्लास ले रहा हूं फिर तो मैम मेरे चाचा की शादी, मेरे मामा की शादी, मेरा ये बर्थडे आ गया, मैं वहां चला गया, मैं दोस्तों के साथ यहां घूमने चला गया, आज इस ट्रिप पे चला गया, आज उस पार्टी में चला गया। टाइम मैनेज करो, कैसे भी करो, डिसिप्लिन में रहो, रेगुलर रहो। और अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, इट्स ओके, हो जाता है, कई बार घर में बहुत फैमिली फंक्शंस में बिजी हो जाते हैं, बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं, तो साथ के साथ उस बैकलॉग्स को क्लियर भी करो। संडेज होते हैं जब तुम्हारी क्लासेस नहीं होती तब करो, लेकिन बैकलॉग्स बढ़ाओ मत, प्लीज साथ के साथ उसको क्लियर करो। कभी हो जाए तो साथ के साथ उसको क्लियर भी करो। और सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट, जो बच्चा नहीं कर पाता है। क्योंकि तुम्हें लगता है मैडम क्या करें, सुबह स्कूल जाते हैं, उसके बाद क्लासेस लेते हैं, सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो बेटा टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 24 घंटे तो हर बच्चे के पास 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास 24 घंटे उसके पास 30 घंटे हैं, नहीं, हर बच्चे के पास ही 24 घंटे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट तुम्हें सीखनी होगी। हमने भी करी अपने टाइम में, तुम्हारे सीनियर्स ने भी करी है, और तुम्हें भी करना पड़ेगा। और किस तरीके से करो, टारगेट टेबल बनाइए। टाइम टेबल नहीं बोल रही यहाँ पे, टारगेट टेबल। डेली बेसिस पे अपने आप को टारगेट करो, अपना एक टारगेट डिसाइड करो कि आज मुझे ये चैप्टर करने हैं, या आज मुझे ये टॉपिक्स करने हैं, है ना। डेली बेसिस का या 2 दिन का बना दिया, 1 हफ्ते का बना दिया टारगेट कि भाई मुझे इस वीक में ये करना है, और उसको फॉलो भी करना है। ऐसे नहीं आज मैंने टारगेट बना दिया कि मुझे ये चैप्टर्स करने और मैंने किए नहीं, उसको फॉलो करो कि भाई जब तक ये मेरा खत्म नहीं हो जाता मैं सोऊंगा नहीं या मैं सोऊंगी नहीं। टारगेट बनाओ, डेली बेसिस का टारगेट बनाओ कि मुझे ये चैप्टर करना है या ये टॉपिक करना है, और मैं करके ही सोऊंगा या सोऊंगी। खुद को कहते हैं ना, मोटिवेट करो खुद को कि नहीं भाई मुझे नहीं सोना, मुझे आज करके रहना है, मुझे करके रहना है। जब खुद को मोटिवेट करोगे ना तो ही हो पाएगा। हम कितने मर्जी तुम्हें मोटिवेशन, तुम वीडियोस देख लो, हम कितना मर्जी तुम्हें मोटिवेट कर दे, जब तक तुम्हारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आती, सेल्फ मोटिवेशन नहीं होती, तब तक कोई फायदा नहीं। खुद को मोटिवेट करो, खुद के टारगेट डिसाइड करो, आज मुझे ये चैप्टर करना है, आज मुझे ये टॉपिक करना है, तो ही होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा मल्टीपल सब्जेक्ट हैंडलिंग, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना,
कि भाई मुझे तो ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे तो मैथ्स अच्छा लगता है, मैं तो मैथ्स पे बैठा हूं, या मुझे तो इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, मैं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही करूंगी। अब एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं, हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। बेटा पेपर में हर सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट तुम्हें ज्यादा नंबर देगा, दूसरे सब्जेक्ट की अहमियत कम है। हर सब्जेक्ट की उतनी ही वेटेज है, हर सब्जेक्ट की उतनी ही अहमियत है। तो सारे सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज दो कि आज मैंने हिस्ट्री करी है तो कल मैं इंग्लिश करूंगा या परसों मैं मैथ्स करूंगा। और ये बच्चे जो इंग्लिश को जो अवॉइड करते हो ना, लास्ट में देखेंगे, और तभी तुम्हारे इंग्लिश में इतने नंबर कटते हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है, बस मेहनत करो, प्लीज मेहनत करो। चाहे 11th का बच्चा मुझे सुन रहा है, चाहे 12th का बच्चा सुन रहा है, ये स्ट्रैटेजी सब बच्चों के लिए है। प्लीज मेहनत करो, अपनी क्लास को वेस्ट मत करो, प्लीज मेहनत करो। और मुझे हर बच्चा जो है ये कमेंट सेक्शन पे जरूर 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 लिखेगा, मैम आई विल डू माई बेस्ट, मैं पूरी जान लगा दूंगा अपनी, या अपनी मैं पूरी जान लगा दूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं पूरी जान लगाऊंगा या लगाऊंगी। मुझे हर बच्चा ये कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से क्लास में, बाय बाय।